हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सभी का। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGB स्टडी पॉइंट पर, जिसके अंदर मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ भारतीय दंड संहिता के बारे में। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका वो मैं करवाने जा रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आपको किसी भी तरह की अगर इस सेशन के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हो। और जो इस आज की वीडियो की जो PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से PDF तैयार की गई है। और जो आज का सेशन होने जा रहा है वो SI फॉरेस्टर और SSC के रिगार्डिंग भी होने जा रहा है। और इसके साथ साथ में आपको बता दूं कि ये और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी इसका मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस रह जाती है। जैसे कि RRB के एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप D और NTPC के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वो इसके अंदर से क्वेश्चन पुट हो सकता है। और दूसरा SSC का मैंने आपको बता दिया, SI का, फॉरेस्टर का, और भी जो डिफेंस वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर धाराओं का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आज की दो लाइनें हैं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को मैंने हमेशा कहता हूँ कि देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। देर से बनो बट कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। लोग ये देखते हैं कि आपकी जेब में कितना दम है, ये नहीं देखते कि आपकी हेल्थ कैसी है या आप ठीक हो या नहीं हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। PDF खुल रहा है आपके सामने। तो ये है आज का PDF। आपको जो मैं ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता IPC, भारतीय दंड संहिता को शॉर्टकट है जो उसका, इसको बोलते हैं IPC। IPC की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश 1833 के चार्टर एक्ट के तहत IPC अस्तित्व में आया। ये IPC भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। IPC में कई बार संशोधन भी किया गया। भारतीय दंड संहिता कोड में 23 अध्याय, कुल 511 धाराएं हैं। यानी भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पेनल कोड के अंदर जो है 23 अध्याय और कुल 511 धाराएं हैं। बट आपको इस टॉपिक के अंदर मैं आज आपको सारी धाराओं के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि 511 धाराएं पढ़ने लगेंगे तो बस फिर अपने धाराएं ही पढ़ते रह जाएंगे, बाकी क्वेश्चन तो कोई पता नहीं कौन करेगा। तो इसलिए मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट धाराएं हो सकती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो लेकर आया हूँ। तो दूसरी बात रही कि जो इसमें क्वेश्चन एक पुट होता है कि आपके पहले कानून आयोग की सिफारिश कब हुई। तो अपने क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का प्रथम कानून आयोग की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 1833 लिखा है, तो 1833 में तो जी की चार्टर एक्ट आया था, और भारत के प्रथम कानून आयोग की स्थापना हुई थी 1834 में। इसके अंदर नहीं है लिखा बट आप लिख लीजिए, 1834 में हुई थी। और किसकी सिफारिश पर हुई थी? मेकाले की सिफारिश पर हुई थी। कोई अंग्रेज़ था, लॉर्ड मेकाले, उसकी सिफारिश पर हुई थी। और जो ये मेकाले है इसको अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है किसको? मेकाले को। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मैं आपको लिखवा देता हूँ कि मेकाले, इसको लॉर्ड मेकाले बोलते थे, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं इसको। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रथम कानून आयोग की स्थापना कब हुई? प्रथम कानून आयोग स्थापना, देखिएगा कि आप भाई इस राइटिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि ये मेरी उंगली का कमाल है, मैं उंगली से लिख रहा हूँ।
मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल एसेसरी नहीं है लिखने के लिए, तो थोड़ा ऐसे हो रहा है। और आप सिर्फ कंटेंट पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान देना, फालतू की चीज़ें मत बताना, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग बैठे होते हैं वो ये चीज़ें बताने के लिए कि सर आपने ये गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि प्रथम कानून आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1834 में हुई थी। और चार्टर एक्ट कब आया था? चार्टर एक्ट आया था 1833 में। ठीक है, और चलते हैं आगे, धाराओं की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली धारा, इम्पोर्टेंट धारा क्या है कि धारा 64। धारा 64 में क्या है? जुर्माना न देने पर कारावास व दंडादेश। जुर्माना न देने पर कारावास यानी मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उस पर रखा जाता है 1000 रुपये जुर्माना। तो अगर वो जुर्माना देने में सक्षम नहीं है तो उस पर कोई उसको कारावास रख दी जाएगी कि आपको 3 साल या 2 साल या 5 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने की कारावास आपको काटनी पड़ेगी। ऐसा होता है। आईपीसी धारा 300। आईपीसी धारा 300 के तहत क्या है कि हत्या का आरोप होता है, उसमें आईपीसी धारा 300 लगती है। और 302 के तहत क्या होता है? 302 के तहत जो किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया जाता है। यानी धारा 302 के अनुसार बंदे को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। किसकी? फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा या उसको सुनाया जाता है कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। किसके तहत? 302 के तहत। 300 में क्या होता है? हत्या होती है। ओके। 307 के अनुसार हत्या करने का प्रयत्न, यानी हत्या करने का प्रयत्न किसको बोलते हैं? आपको मैं बता दूं, एक सेकंड। 307 इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार कहीं से भी, अटेम्प्ट टू मर्डर। कौन सी होती है? 307 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर आप कांस्टेबल या एसआई या एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद है धारा 310। धारा 310 यानी ठगी की जो अपराधी होते हैं उन पे कौन सी धारा लगती है? 310 धारा लगती है। 312 गर्भपात कार्य, क्या लिखा हुआ, सॉरी ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ लिखने में। इसका मतलब है गर्भपात कराना, या क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या। ठीक है, भ्रूण हत्या में कौन सी आती है? 312। ठीक है, इसके बाद है 351 हमला, यानी हमला करना 351 में आता है। और उसके बाद है 362 अपहरण, यानी किसी को कोई उठा के ले जाता है, उसमें आता है अपहरण में। 376 बलात्कार यानी रेप। ठीक है, इसके बाद है 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध, अप्राकृतिक कार्य में अप्राकृतिक कार्य 377। उसके बाद में है धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधिवत रूप जमाव में सम्मिलित होना। 144 धारा आपने सुनी होगी, यानी घातक आयुध से सज्जित होकर, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होकर कोई धरना वगैरह लगाती है सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ काम होती है तो उसमें कौन सी धारा लगाई जाती है? 144 धारा लगाई जाती है। और 144 धारा में जो लोग दंगा करते हैं ऐसे कामों में, उन पर कौन सी धारा के अनुरूप उनको दंडित किया जाता है? 159 धारा उन पर लगती है। 144 धारा लग जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, भीड़ इकट्ठी करके कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते। अगर वो लोग करते हैं तो उन पे 159 धारा के तहत उनको सज़ा दी जाती है। धारा 160 के अनुसार धारा दंगा करने के लिए दंड, यानी जो लोग दंगा करते हैं उनको 160 और 59 के तहत दी जाती है। 159 तो ऐसा होता है कि जैसे ये इतने सारे लोगों ने कोई दंगा किया, इन सब पे धारा लग जाती है कि 159। और 160 के तहत उसको सज़ा सुनाई जाती है कि उसको कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी जिन लोगों ने क्या किया? दंगा किया। आईपीसी धारा 212 में है
अपराधी को श्रेय देना, यानी अब कोई बंदा अपराध करके आता है उसको अपनी शरण में ले देते हैं या अपने घर पे ठहराते हैं, जैसे आतंकवादी वगैरह, टेररिस्ट वगैरह, उनको अपने घर पे रहने के लिए जगह देते हैं, तो अपने को कौन सी धारा लगती है? 212 धारा लगती है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट धारा रहती है ये 395 धारा, डकैती के लिए दंड, यानी कोई बंदा डकैती या लूट करता है किसी चीज़ की, तो उस पर कौन सी धारा लगती है? 395 धारा लगती है। ओके। इसके बाद है आईपीसी धारा 396, हत्या सहित डकैती, यानी कोई बंदा कोई लूट करने जाता है, कोई पैसे लूटने जाता है, तो उस टाइम उससे कोई गोली वगैरह या धारदार हथियार द्वारा उससे कोई बंदे की मृत्यु हो जाती है, तब उस पर कौन सी धारा लगती है? 396 धारा लगती है। ठीक है। इसके बाद आईपीसी धारा 120 कै, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 ए। ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, यानी मैं आपको समझा देता हूँ इसको अच्छे तरीके से कि ये धारा है 120 ए। 120 ए, इसके अंदर क्या होता है कि ये अपराधी और ये अपराधी और ये तीसरा बंदा, कि ये बंदा इन दोनों बंदों को किसी बैंक में लूटने की तरीका बताता है कि आपको इस तरीके से जाना है और इस तरीके से वहाँ पे आपको बैंक लूटना है, या ये किसी घर के अंदर किसी बंदे को मारने की साजिश में बताता है कि आपको वहाँ इस तरीके से जाना है कि वहाँ पर इस टाइम वो बंदा मिलेगा, इस टाइम ये बंदा नहीं मिलेगा। तो वो बंदा जो प्लानिंग करता है किसी अपराध की, उस बंदे पे जो धारा लगती है वो कौन सी धारा लगती है? 120 ए। ओके। धारा 201, अपराध के साक्ष्य का विलोपन। साक्ष्य का विलोपन यानी सबूत मिटाना, 201 में है सबूत मिटाना। कोई किसी ने अपराध किया है और वो बंदा जाके सबूत मिटाता है, तो उस पर कौन सी धारा लगती है? 201 धारा लगती है। धारा 378, धारा 378 होती है चोरी की। चोरी यानी कोई पर्स वगैरह लूट लिया किसी का, कोई चैन वगैरह छीन ली, ये होती है धारा 378। और 395 में और 78 में बहुत अंतर है। 395 तो है कि कोई बड़ी लूट होती है जिसमें, और 378 होती है कि छोटी मोटी चोरी होती है, जो 378 के अंतर्गत आती है। लास्ट धारा है आज की 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना यानी एक अगर कोई महिला अपने पति के जिंदा होते हुए किसी अदर बंदे के साथ शादी करती है, या कोई मेल या कोई पुरुष अपनी पत्नी के जिंदा होते हुए किसी अदर औरत से शादी करता है, महिला से शादी करता है, तो उसको 494 धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की धाराएं और भारतीय दंड संहिता का टॉपिक। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने जितने अच्छे तरीके से समझाना था आपको समझाया है। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।